Good morning, students. Myself Nitika Latava, lecturer in CSC. So, I am here with chapter number 3 of the subject Multimedia and Animation Technology. The name of the chapter is Multimedia Project Planning and Design. This is for CSC third semester students. So, let's start with the chapter. So the first topic is multimedia project development cycle. There are many steps along the way that helps to ensure a good quality multimedia presentation. Means multimedia project development cycle के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू हम मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं एंड इन अ वेरी गुड वे. So the step number 1 is define the project. This initial step involves determining the boundaries of the project as well as identifying how the project relates to the overall curriculum. Students should be encouraged to select topics that are neither too broad nor too narrow in focus. It is also important that students learn to focus on the audience that will be receiving the information. So the very first step is define the project. इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है कि उनको अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करके रखना है जब भी वो कोई प्रोजेक्ट को डेवलप करने जा रहे हैं. वो बाउंड्रीज़ क्या होंगी? एक तो जो भी टॉपिक सिलेक्ट करना है दैट शुड नॉट बी टू लेंथी एंड नॉट बी टू शॉर्ट. मतलब कि जो भी टॉपिक चूज़ करना है वो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए. सेकेंड थिंग इज़ दैट कि स्टूडेंट्स को ऑडियंस पे भी फोकस करना चाहिए. मीन्स जो ऑडियंस आपको सुन रही है, जो ऑडियंस आपको अटेंड कर रही है, उनको जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो दैट शुड बी वैल्यूएबल टू देम. So the second step is locate resources. In this phase, students and teachers identify traditional and unconventional sources of information about their topic. These may include resources like CDs, websites, encyclopedias, magazines, journals, videotapes, audio tapes and books etc. सेकेंड स्टेप होता है रिसोर्सेज लोकेट करना. इस फेज़ में क्या होता है, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स जो होते हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए वो अलग अलग रिसोर्सेज यूज़ करते हैं लाइक सीडीज़, वेबसाइट्स, मैगजीन्स, जर्नल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा. थर्ड आता है ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज. जब हमें रिसोर्सेज मिल गए तो अगला काम क्या होता है, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना. वंस रिसोर्सेज हैव बीन कलेक्टेड, students will need to spend some time selecting the notes, data, computer files and web links they will include in their project. मीन्स कि एक बार रिसोर्सेज कलेक्ट हो गए तो स्टूडेंट्स का मेन फोकस किस चीज़ पे चला जाता है, नोट्स को कलेक्ट करना, डाटा को कलेक्ट करना, लिंक्स कलेक्ट करने, जो भी उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है उसको वो कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं. और स्टूडेंट्स को इस फेज़ में ये गाइड करना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन वो डाल रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर वो इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, ना कि वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए. मीन्स कि ऑडियंस उसको देख के अट्रैक्ट ना हो, उसकी अच्छे से डिज़ाइनिंग नहीं करनी है, उसमें इंफॉर्मेशन इस तरह की डालनी है कि ऑडियंस के लिए वो इन्फॉर्मेटिव हो, वैल्यूएबल हो. स्टेप नंबर 4, डिज़ाइन द प्रोजेक्ट. At this point, students are ready to produce a storyboard or flowchart of their project. They can create an outline, draw a diagram, or use a software program such as Inspiration to organize their ideas. मीन्स कि इस स्टेप में क्या होता है, स्टूडेंट्स जो होते हैं एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं. मीन्स कि वो अपने प्रोजेक्ट की एक आउटलाइन बना लेते हैं. ओके, डायग्रामेटिकल फॉर्म में एक आउटलाइन बना लेते हैं. नेक्स्ट आता है डेवलप द प्रोजेक्ट. In this step, students will design their project using digital media tools such as video, sound, graphics, text and animation. जब हमारा प्रोजेक्ट डिज़ाइन हो गया, उसका ओवरव्यू बन गया, उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को डेवलप करना शुरू करते हैं. वो प्रोजेक्ट को कैसे डेवलप करते हैं, कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, वीडियोज़, साउंड, ग्राफिक्स, टेक्स्ट एंड एनिमेशन. बिकॉज आप मल्टीमीडिया डेवलपमेंट साइकिल चला रहे हो तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी. स्टेप 6 क्या होता है, प्रेजेंट द प्रोजेक्ट. जब आपका प्रोजेक्ट डिज़ाइन हो गया, डेवलप हो गया, उसके बाद क्या होता है, प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना. दिस फेज ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट but is often overlooked. It is important that they will be allowed to present their project to audiences such as their class, their family or other members of the community. अब नेक्स्ट स्टेप आता है प्रेजेंटिंग द प्रोजेक्ट.
इस स्टेप में क्या होता है, स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फेज बिकॉज इसमें प्रेजेंटेशन देनी होती है उनको अपने प्रोजेक्ट की। ओके, नेक्स्ट आता है रिवाइज द प्रोजेक्ट। बेस्ड ऑन द फीडबैक रिसीव्ड फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर्स एंड पीयर्स, students will review their project and make changes to improve it. In this process, students will understand how successful they were in communicating with their audiences. रिवाइज द प्रोजेक्ट में क्या होता है, अब जब आपने प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया तो आपको कैसी फीडबैक मिली, तो उस फीडबैक पे डिपेंड होके स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को रिव्यू करना शुरू करते हैं, रिवाइज करना शुरू करते हैं, और अगर उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है तो उसमें वो चेंजेस भी करते हैं। और इस स्टेप में वो ये जानने उनको ये पता लग जाता है कि कितना ऑडियंस उनके प्रेजेंटेशन से इम्प्रेस हुई है। ओके, तो अगर उनको कोई चेंजेस की ज़रूरत है, अगर उनको कोई नेगेटिविटी दिखती है तो उसको रिवाइज करके उसमें वो चेंजेस कर सकते हैं। स्टेप 8 होता है पब्लिश द प्रोजेक्ट। अब आपने रिवाइज किया प्रोजेक्ट को, उसके बाद होता है पब्लिश करना। दिस इज़ द फाइनल स्टेप। स्टूडेंट्स विल सेव देयर वर्क टू अ वेबसाइट, CD, वीडियो टेप और अदर रिसोर्सेज दैट कैन बी असेस्ड बाय अदर्स. Building a library of multimedia projects is also very valuable to the instructor as it provides additional resources and examples for future students. अब जब आपका प्रोजेक्ट बन गया प्रॉपरली तो आप उसको क्या करते हो, स्टूडेंट्स उसको पब्लिश कर देते हैं। ओके, वो किस चीज़ पे पब्लिश करते हैं, आइदर वो वेबसाइट्स पे डाल देते हैं या CDs पे डाल देते हैं या वीडियो टेप, मतलब कोई भी रिसोर्सेज है जिसको लोग यूज़ कर सकें, जो भी दूसरे लोगों के द्वारा असेस किया जा सके, वो रिसोर्स यूज़ करके वो अपना जो प्रोजेक्ट है उसको पब्लिश कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर प्लानिंग स्टेप्स एंड प्रोसेस। इसमें क्या है, डिफाइनिंग द गोल, आउटलाइनिंग, लॉजिक फ्लो चार्ट, प्लानिंग फॉर क्रिएशन ऑफ मल्टीमीडिया बिल्डिंग ब्लॉक्स, डिफाइनिंग द प्रोडक्शन शेड्यूल, डिवाइजिंग अ टेक्निकल प्लान, प्रोजेक्ट बजटिंग, प्लानिंग द स्ट्रक्चर, ऑथरिंग, सॉफ्टवेयर सिलेक्शन। अब प्लानिंग स्टेप्स एंड प्रोसेस मीन्स कि मल्टीमीडिया को प्लान करने के लिए कौन से स्टेप्स होते हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है उसका। So the first step is defining the goal. The goal of a multimedia application is defined by the scope of work, which is written description of the proposed multimedia project. So defining the goal, इसमें क्या होता है, इसमें एक रिटन डिस्क्रिप्शन दी जाती है जो भी आपका फ्यूचर प्रोजेक्ट होता है, और वो डिस्क्रिप्शन कैसे दी जाती है, उसमें गोल्स को, आइडियाज़ को, ऑब्जेक्टिव्स को क्लैरिफाई किया जाता है। एक बार आपका गोल डिफाइन हो गया, उसके बाद आती है आउटलाइनिंग। Once the goal and the objectives of the program are clear, the next step is to create outline of the project. प्रोजेक्ट आउटलाइन बेसिकली क्या होती है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बनाते हैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की। ठीक है, जो भी आपका प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है उसकी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बना लेना। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपकी गोल्स, डेट्स, डेडलाइंस, क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, कितने कॉस्ट होगी, कितने बेनिफिट्स होंगे, ये सब कुछ एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट की तरह रेडी किया जाता है। इट्स नॉट अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन और अ स्लाइड शो और एनी वीडियो प्रेजेंटेशन, इट्स जस्ट डॉक्यूमेंट जो आपको पेपर और पेन से लिखना होता है। नेक्स्ट आता है लॉजिक फ्लो चार्ट। लॉजिक फ्लो चार्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया प्रोग्राम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बिकॉज आपने जो भी डिस्क्राइब किया है उसको एक पिक्टोरियल फॉर्म मिल जाती है, डायग्रामेटिकल फॉर्म में आप डिस्प्ले कर देते हो, दैट इज़ कॉल्ड लॉजिक फ्लो चार्ट। नेक्स्ट आती है प्लानिंग। अब प्लानिंग के अंदर क्या होता है, हमारे पास गोल डिफाइन हो गया, आउटलाइनिंग होगी, पिक्टोरियल फॉर्म रेडी होगी, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं जो भी हमारा फ्यूचर वो प्रोडक्शन टीम को हम दे देते हैं जो फ्यूचर प्रपोज्ड प्रोडक्ट अपना प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, एक तो हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है, कौन कौन से रिसोर्सेज हमें लेने पड़ेंगे, और जो ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो भी इसमें इंडिकेट किए जाते हैं। लास्ट आता है डिफाइनिंग द प्रोडक्शन शेड्यूल, a timeline defining the activities needed, the person responsible for each activity and the start and end time of each activity should be developed। अब इस चीज़ में क्या किया जाता है, एक टाइमलाइन डिफाइन की जाती है। टाइमलाइन में क्या होता है कि उस पर्सन की एक्टिविटीज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी डेवलप।
नेक्स्ट स्टेप आता है डिवाइजिंग अ टेक्निकल प्लान. अ टेक्निकल प्लान एंड एड्रेसेस द नीड्स ऑफ द प्रोडक्शन and the needs of the end user. It defines how an end user will experience the project and accordingly lays down the system requirement conditions like screen requirement, CD-ROM speed, memory requirement and hard disk requirement. डिवाइजिंग अ टेक्निकल प्लान के अंडर क्या होता है कि जो भी हमारा यूज़र है उसके अकॉर्डिंगली, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंगली हमारे पास सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं या नहीं हैं. फॉर एग्जांपल स्क्रीन रिक्वायरमेंट्स, CD-ROM speed, memory requirement and the hard disk requirements etc. Next आता है project budgeting. Once the project timeline or schedule is ready, the next step is to prepare the project budget. This is essential as time and money are not infinite resources. प्रोजेक्ट बजटिंग में क्या आता है कि कितना टाइम, कितने कॉस्ट और कितना प्रॉफिट होगा हमें उस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने के लिए. नेक्स्ट आता है प्लानिंग द स्ट्रक्चर. इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स: डिफाइनिंग द गोल्स, डिस्क्राइबिंग द कंटेंट, developing the application script, translating the application script into an outline, translating the outline into a flowchart, and developing the storyboard for each screen. मीन्स प्लानिंग स्ट्रक्चर में क्या आता है, सारे स्टेप्स आ जाएंगे. वेरी फर्स्ट इज डिफाइनिंग द गोल, देन डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, then defining the content of the title, developing the application script, translating the application script into an outline, translating the outline into a logic flowchart, and developing the storyboard for each screen. Now we'll see what is storyboard in the next slide. So storyboard क्या होता है? Storyboard is a graphical representation of the proposed multimedia project, such as an architect draws plans for a house, giving all the components. A multimedia production requires a storyboard. अब storyboard क्या होता है? एक graphical representation बनानी आपका जो proposed multimedia project है, जो भी future multimedia project है उसकी एक graphical, एक diagrammatical representation बनानी. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आर्किटेक्ट होता है, कोई भी आप लोगों ने हाउस बाय किया है, आपने उस हाउस को बनाना है, उसकी बिल्डिंग तैयार करनी है, तो आर्किटेक्ट क्या करता है, पहले उसका एक नक्शा तैयार करता है. उसी तरह से जो मल्टीमीडिया प्रोडक्शन टीम होती है, दे ऑल्सो नीड अ स्टोरी बोर्ड. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द स्टोरी बोर्ड? दे आर ईजी टू क्रिएट, कैन यूज़ पेंसिल एंड पेपर, allow the designer to anticipate problems, serve as a common reference point for design team and clients, providing firm specifications for both, becomes the contract document between you and your client, and place a boundary on your presentation. This is important since multimedia production can lead to forever changing specifications, becomes the working document for the multimedia project team. So these all are the advantages of storyboard. सबसे पहला क्या है कि ये बहुत इजीली क्रिएट किए जा सकते हैं बिकॉज यू कैन यूज़ पेंसिल एंड पेपर. अलाउ द डिज़ाइनर टू एंटिसिपेट प्रॉब्लम्स, मीन्स जो डिज़ाइनर होता है वो प्रॉब्लम्स को भी इजीली सॉल्व कर सकता है. नेक्स्ट आता है कि आपकी टीम और जो आपका क्लाइंट है जिसने आपसे प्रोजेक्ट डेवलप कराना है, प्रोजेक्ट बनवाना है, उसके बीच में एक ये रेफरेंस पॉइंट हो जाता है. नेक्स्ट है बिकम्स द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट बिटवीन यू एंड योर क्लाइंट. आपके और आपके क्लाइंट के बीच में एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट बन जाता है. नेक्स्ट है बिकम्स द वर्किंग डॉक्यूमेंट फॉर द मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट टीम. मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट टीम के लिए एक वर्किंग डॉक्यूमेंट बन जाता है, मीन्स कि उसको देख के वो अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है अ बिल्डिंग एनालॉजी, मीन्स कि स्टोरी बोर्ड को बनाने के लिए या बिल्ड करने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं. फर्स्ट इज़ मोस्ट ऑफ अस आर फैमिलियर विद द वे अ बिल्डिंग इज़ डिज़ाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड. मीन्स यू एवरीवन नोज़ कि कोई भी बिल्डिंग को कैसे डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट किया जाता है. A client visits an architect to discuss the concept. The architect draws concept plans which are modified with the client until the basic structure is determined. Means जो client होता है जिसने अपना प्रोजेक्ट बनवाना होता है, बिल्ड करवाना होता है, वो आर्किटेक्ट के पास जाता है. ओके, आर्किटेक्ट क्या करता है, उससे उसके कॉन्सेप्ट्स, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो डिस्कस करता है. तो आर्किटेक्ट क्या करता है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को वो ड्रॉ कर देता है. ठीक है, वो तब तक मॉडिफाई मीन्स तब तक चेंज करता रहता है जब तक क्लाइंट को उसका बेसिक स्ट्रक्चर ना पसंद आए.
एक बार क्लाइंट को पसंद आ गया, उसके बाद आर्किटेक्ट देन प्रोड्यूसेस डिटेल्ड प्लान्स। एक बार उसका स्ट्रक्चर बन गया तो आर्किटेक्ट क्या करता है, डिटेल में प्लान बताता है। दीज आर देन अप्रूव्ड बाय द क्लाइंट। अगर प्लान क्लाइंट को पसंद आ गया तो वो उसको अप्रूव कर देता है। इफ़ द प्लान्स आर फॉर लार्ज बिल्डिंग, द आइटम्स दैट मेक अप द बिल्डिंग आर पुट इनटू अ शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज बाय अ क्वांटिटी सर्वेयर। मीन्स अगर प्लानिंग जो है वो लार्ज बिल्डिंग की है कि बहुत बड़ी बिल्डिंग तैयार करनी है, तो उसका जो सामान होता है, जो भी सामान उसको बिल्ड करने के लिए चाहिए होता है, उसको अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल रख दिया जाता है। द प्लान्स आर देन प्राइस्ड, मीन्स कि प्लान जो हैं उनकी फिर प्राइस बताई जाती है। अगर प्राइस यूज़र को पसंद आती है, देन अ प्राइस इज सिलेक्टेड एंड द बिल्डिंग बिल्ट। मीन्स कि प्राइस अगर सिलेक्ट हो जाती है तो बिल्डिंग जो है वो बिल्ट हो जाती है। सो दिस ऑल इज़ द बिल्डिंग एनालॉजी। So the first thing in storyboards is navigation links. A single page showing how the scenes are connected should indicate the triggers that connect the scenes. मीन्स कि हमें जो भी लिंक्स ऐड करने हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर वो हम ऐड कर सकते हैं। Second is the template or standards. To enable the production to have a consistent feel, it should be based around a template. This would commonly be a single page, a generic scene, technical details of the generic elements such as images, sounds and etc. मीन्स कि उसके बाद हमने टेम्पलेट्स बनाने होते हैं। टेम्पलेट्स के अंदर क्या आता है हमारा, कि या तो हमारा सिंगल पेज होगा, या हमें कोई प्रॉपर एक सीन तैयार करना है, या उसकी टेक्निकल डिटेल्स भी साथ में देनी है। मीन्स कि साउंड भी डालना है, इमेजेस भी डालनी है, या सिंपल हमने टेक्स्ट लिखना है। तो वो किस तरह का होना चाहिए वो डिपेंड करता है कि ऑडियंस किस तरह की है या हमें रिक्वायरमेंट किस तरह की है। Third is the scene and element detail, commonly a single page that indicates the scene, a sketch showing the placement of the images and their interaction with each other, a description of the elements, content, placement, size, etc., arranged so that they can be easily sorted by respective developers. Means ये depend करता है कि आपको कौन कौन सी डिटेल्स चाहिए। एक सिंगल पेज चाहिए, या आपको डायग्रामेटिकल फॉर्म में चाहिए, या आपको इमेजेस भी साथ में लगी होनी चाहिए, लिंक्स भी साथ में लगे होने चाहिए। वो डिपेंड करता है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स क्या है, या उस प्रोजेक्ट के टाइम पे हमें वो नीडेड है या नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट्स। अब एलिमेंट डिटेल्स में और क्या चीज़ें आ सकती हैं, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी टेक्निकल डिटेल्स, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजिशंस टू और फ्रॉम द सीन, डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एनिमेशन इफेक्ट्स फ्रॉम द कास्ट। मीन्स की इमेजेस और साउंड्स के साथ साथ अगर चाहिए कि उसमें इफेक्ट्स भी डालने हैं, या एनिमेटेड इमेजेस डालनी है, मूविंग इमेजेस डालनी है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट आता है आपका क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स। मीन्स की क्लाइंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें किस तरह से उसको प्रोजेक्ट डेवलप करके देना है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द वेबसाइट फ्रॉम द क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव। अगर क्लाइंट ने वेबसाइट बनवानी है तो क्लाइंट का व्यू क्या है, वो क्या चाहता है, किस तरह की वेबसाइट चाहता है। टू इन्फॉर्म, टू एंटरटेन, ई बिजनेस एट्सेट्रा। मीन्स कि उसको वेबसाइट किन तरीक़ों के लिए चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, बिजनेस के लिए यूज़ करनी है, इन्फॉर्मेशन के लिए किसी चीज़ के लिए बनानी है, अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन जस्ट उसके साथ में डालनी है। ये सब आता है कि क्लाइंट की जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस तरह का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो उसको रिक्वायरमेंट्स को नोट डाउन करेगा और वैसा ही उसके लिए प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट आता है टारगेट ऑडियंस। अब टारगेट ऑडियंस क्या होती है, मीन्स कि जो लोग हमारी प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, जो लोगों को हम अपना डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं, उनको टारगेट करना। टारगेट इन द सेंस कि उनको उनके अकॉर्डिंगली हमें अपने आप को प्रेजेंट करना। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, द एज रेंज। एज रेंज मीन्स डिज़ाइंड फॉर चिल्ड्रन, टीन्स और एडल्ट्स, कि वो किन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है। नेक्स्ट इज जेंडर इफ़ अप्रोप्रिएट, साइट फॉर कार पार्ट्स, वुमेन शूज़ एट्सेट्रा। मीन्स कि गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए बनाई गई है तो उसके हिसाब से हमें प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, या फिर वो बॉयज़ के लिए है, मीन्स सपोज़ कि कार्स की कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो उस हिसाब से बनेगी। ओके, देन कल्चर। कल्चर मीन्स कि अगर तो आपकी ऑडियंस इंटरनेशनल लेवल की है तो आपको उस हिसाब से प्रेजेंट करना पड़ेगा, या आपके पास मल्टीपल स्टेट से लोग आए हैं, वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को समझते हैं तो उस हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। लेवल ऑफ कंप्यूटर एक्सपीरियंस, टेक्निकल साइट ऑन कंप्यूटिंग हार्डवेयर, चिल्ड्रंस गेमिंग साइट। मीन्स कि जो आपकी ऑडियंस है उनका कितना लेवल है कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने का, उस हिसाब से उसको रेडी करना।
व्हाट इंटरेस्ट एरियाज यू वुड एक्सपेक्ट विजिटर्स और यूजर्स टू हैव, कि जो भी आपके विजिटर्स और यूजर्स हैं जो आपको देख रहे हैं उनका इंटरेस्ट ज़्यादा किस एरिया में है, स्पोर्ट्स में है, ट्रेन्स में है, कुकिंग में है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। डिवाइसेस यूज़ टू व्यू साइट, आप कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो, आप आईपैड्स यूज़ कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हो या लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हो, कौन सा मीडिया आप यूज़ कर रहे हो टू शो द ऑडियंस। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट प्लान्स। कॉन्सेप्ट प्लान्स में क्या होता है, कॉन्सेप्ट प्लान्स मीन्स कि जस्ट एक कॉन्सेप्ट तैयार करना, एक लेआउट तैयार करना जो भी आपका प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है। तो लेआउट स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। फॉर ईच डिज़ाइन 2 सैम्पल्स शुड बी प्रोवाइडेड, हर एक डिज़ाइन के लिए 2 सैम्पल प्रोवाइड किए जाएंगे। अ स्केच ऑफ इंट्रोडक्शन, अ स्केच ऑफ एन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, या एक उसकी इंट्रोडक्शन तैयार की जाएगी और एक उसकी डिटेल तैयार की जाएगी पूरी। ओके, नेक्स्ट इज़ अ लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस एंड लिस्ट ऑफ डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट इज़ रिमेंबर फॉर अ वेबसाइट देयर आर 2 यूजर्स। ठीक है, हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पास हर एक वेबसाइट के लिए 2 यूजर्स हैं, एक द क्लाइंट फॉर हुम द साइट इज़ बीइंग बिल्ड एंड द इवेंचुअल यूजर्स ऑफ द साइट। एक वो क्लाइंट जिसके लिए हम प्रपोज्ड प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं या अपनी साइट जो है वो बिल्ड कर रहे हैं, और एक वो यूजर्स जो उसको तैयार कर रहे हैं। ओके, सो देयर आर 2 यूजर्स फॉर एवरी वेबसाइट और एवरी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका नेविगेशन मैप। सो व्हाट आर नेविगेशन मैप्स? द नेविगेशन मैप इज अ डॉक्यूमेंट दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द सीन्स और पेजेस इन अ मल्टीमीडिया और वेब प्रेजेंटेशन। नेविगेशन मैप्स बेसिकली क्या होते हैं, एक डॉक्यूमेंट होता है ये, ओके, जो रिलेशनशिप बनाता है किसमें, जो वहाँ पे पेजेस हैं और मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के बीच में, दोनों के बीच में लिंक करवाता है। दैट इज कॉल्ड नेविगेशन मैप। नेक्स्ट इज़ इंश्योर दैट द नेविगेशन मैप। नेविगेशन मैप जब आपने लिंक करना है तो क्या क्या चीज़ें इंश्योर करनी चाहिए। लिंकिंग डायरेक्शन क्लियर, सबसे पहले जिस डायरेक्शन को लिंक कर रहे हो दैट शुड बी क्लियर। इज़ ऑन अ सिंगल पेज, सिंगल पेज पे होनी चाहिए। हैज़ अ टाइटल, पेज का टाइटल होना चाहिए। क्लियरली इंडिकेट विच इज़ द स्टार्ट सीन, नेविगेशन बिटवीन द पेजेस एंड एनी एक्सटर्नल लिंक्स। एक तो स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, आपका पेज स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, लिंक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, और आपने कोई एक्सटर्नल लिंक्स और ऐड किए हैं उनकी भी क्लियरली इंडिकेशन होनी चाहिए। फॉर अ वेब नेविगेशन मैप इंक्लूड लॉजिकल फर्स्ट पेज यूजली index.html और default.html। मीन्स जब आपका वेब पेज नेविगेशन मैप बनाना होता है तो उसके अंदर जो फर्स्ट पेज होता है ना दैट शुड यूजुअली index.html के नाम से होता है या वो default.html होता है। इफ़ फ्रेम्स क्लियरली शो पेजेस, अगर आप फ्रेम्स बना रहे हो तो पेजेस पे क्या शो करना चाहिए, पेजेस विद HTML नेम, पेजेस पे जो नेम होना चाहिए दैट शुड बी HTML। अ पेज डिस्क्रिप्शन मीन्स कि पेज के फुल डिस्क्रिप्शन देनी चाहिए, ये नहीं कि आपने उसको शॉर्ट फॉर्म में दे दिया या अनक्लियर दे दिया, मीन्स कि आपने एब्रीविएशन दे दिया, एब्रीविएशन मीन्स कि शॉर्ट फॉर्म दे दिया आपने, उसको फुल डिस्क्राइब करो कि पेज का नाम है क्या। अ साइट मैप पेज एंड अ वेब लिंक्स पेज। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको लिंक करने के लिए इंश्योर करनी ज़रूरी हैं। Last topic is there are several ways to organize the flow of a multimedia application. First is linear list, commonly used in presentation programs such as PowerPoint, where the user clicks the mouse to activate the next object. लीनियर लिस्ट मीन्स कि हम मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को एक लीनियर लिस्ट में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वो कैसे ऑर्गेनाइज होगा, जैसे हमने पावर पॉइंट में कोई स्लाइड्स बनाई हैं, पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बनाई है जहाँ पे यूज़र जो है वो माउस के थ्रू क्लिक करके कोई भी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को एक्टिवेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड ओपन करनी है, कोई पिक्चर ओपन करनी है या कोई एनिमेशन ओपन करनी है। सो दिस इज़ लीनियर लिस्ट। मेन्यूज़ होता है जहाँ पे यूज़र को नंबर ऑफ़ चॉइसेस होती हैं चूज़ करने के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल कि आपने हाइपर लिंक्स लगा दिए या आपने पिक्चर्स लगा दी तो कहीं पे भी क्लिक करके यूज़र जो है वो ओपन कर सकता है, मीन्स देयर आर नंबर ऑफ़ चॉइसेस सेट फॉर द यूज़र। हायरार्की, each object provides a menu of choices. Examples include troubleshooting guides etc. अब हायरार्की क्या होती है, जहाँ पे टॉप टू डाउन की फॉर्म में होता है, फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल तक।
जहाँ पे टॉप टू डाउन होता है, हायरार्की बनी होती है, जैसे एक फैमिली ट्री बना होता है। तो यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट जो है उसमें डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस प्रोवाइड की जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ हायरार्की। नेक्स्ट आता है नेटवर्क। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को हम नेटवर्किंग के थ्रू भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मल्टीपल डायरेक्शंस में एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। नेक्स्ट आता है डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस को मल्टीमीडिया में हम एज अ सर्च इंजन यूज़ करते हैं। इट इज़ अ रैंडम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर असेस्ड बाय अ सर्च इंजन। ओके, जिसको हम एज अ सर्च इंजन यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू यूज़र जो है कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन या डाटा को सर्च कर सकता है।